पेपर्स रिपीट होने वाले हैं क्या जॉब? ये पूरे रिपीट नहीं होंगे। ये जो है तो 4 तारीख का, 4 जनवरी 2022 का, ये बहुत सारा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स में, तो इसको रिपीट ले रहे हैं एक मरतबा, सिर्फ पार्ट 2। अच्छा। सर आपने मैसेज भी दिए क्रैश कोर्स, तो फिर वो अलग है, इस केस में नहीं है क्या? कौन से वाला? अभी मैसेज आया था, मतलब इसका सीटेट का क्रैश कोर्स हैगा। ये क्रैश कोर्स में है, मतलब इंक्लूड जल्दी जल्दी, मतलब नहीं सारे क्रैश। पिछले। अच्छा अच्छा। हाँ, इसको कवर करते हैं, मतलब हम जो है तो क्वेश्चंस के साथ में उसकी स्टडी कर रहे हैं, डायरेक्ट रीजंस पर। ओ। मतलब डायरेक्ट अच्छा लेंथी सर। पढ़ने में ऐसा है कि वो एनसीईआरटी से पढ़ते हुए आना पड़ता है डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर जी। रैंडम क्वेश्चनिंग आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये लेते हैं इसका सेकंड जो पार्ट था उसका पहला क्वेश्चन। रैबिट फास्टेस्ट स्पीड इज 56 किलोमीटर पर आवर। So if it has to cover a distance of 2.5 kilometer, then how much time in minute will it take to cover? If it runs fast, it can. तो इसमें हम आमतौर से जो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला। तब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड मालूम करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसको हमने कल भी एक मरतबा देखा था, तो इसको कोई बता सकता है कैसे सॉल्व कर रहे हैं और आंसर क्या आएगा? कल हमने उसे इस तरह से देखा था, उसका कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ रैबिट कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए एक मतलब। तो यहाँ पर क्या स्पीड दी हुई है हमारे पास, 56 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है, टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को हम क्या करते हैं, जब इधर लेंगे तो ये 56 डिवाइड में जाएगा, और ये कन्वर्ट हो गया घंटे के हिसाब से, उसको 0.044 ये ऐसी आएंगी स्पीड। तो चेंजिंग आवर्स जो रहेंगे मिनट्स में, तो वो क्या रहेंगे, 0.44। उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाय 60 करना होगा, जो कि हो जाएंगी 2.64 मिनट्स, और वो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स की हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 मिनट्स इस तरह से आ रहा है। तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ नहीं रहेगा या फिर स्पीड नहीं दी हुई रहेंगी, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, अलिशा सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, हर फ्रेंड checked her temperature with a clinical thermometer and found that is 101 degrees Celsius and 2 divisions more on the right hand side। राइट हैंड साइड से क्या है कि 2 डिवीजन ज्यादा है, और मतलब 5 डिवीजन होते हैं बता रहा है वो, वहां पे देखिए ब्रैकेट में लिख कर दिया है कि 5 डिवीजन बिटवीन 2 बिग लाइन्स। तो उसमें 2 बिग लाइन और है 5 में से, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? थर्मामीटर जिसने देखा या फिर वहां पर लिख कर भी दिया हुआ है, इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर आर मेड फॉर क्लिनिकल पर्पजेस। ये डेवलप होता है मेजर करने के लिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये इट इज लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होता है, बल्ब जो कंटेन होता है मर्क्यूरी एंड में। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, और फ्लक्चुएट होता है 35 से 42। ये भी सवाल आपको आ सकता है, तो इसको याद रखना है। मतलब ये सवाल ऐसे आ सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है या फ्लक्चुएशन रेट क्या है, तो ये याद रख लीजिए 35 to 42। अब
हाँ, जब लेवल ऑफ मर्क्यूरी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताती है डिग्री सेल्सियस में। मर्क्यूरी क्या है कि टॉक्सिक एलिमेंट है, लेकिन दस दीज थर्मामीटर आर बीइंग रिप्लेस। ये थर्मामीटर आजकल डिजिटल थर्मामीटर में आ गए हैं। अब थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं, तो पहले क्लीन करना होता है, स्टरलाइज करना होता है, जग करना होता है थर्मामीटर को कि मर्क्यूरी जो है तो इस बॉट टू द ग्लास बल्ब तक आ जाए। तो नोट करना है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है दो बिगर मार्क का स्केल ऑफ थर्मामीटर की बुनियाद पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर डिफरेंस 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का डिफरेंस आता है वो, मतलब उसमें जो 5 यूनिट होते हैं। तो अब उस हिसाब से अगर 5 डिवीजन है तो 1 डिग्री के हिसाब से उसको अगर डिवाइड किया जाए 5 दो बिगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका डिवीजन क्या हो रहा है 5 के हिसाब से 1 डिग्री का 0.2 डिग्री सेल्सियस। और अब वो क्या बढ़ रहा है सवाल में कि 2 डिवीजन मोर है, तो 0.2 को मल्टीप्लाई करना 2 से जो कि है 4, तो 101.4 डिग्री ऐसा हो जाए। तो थर्मामीटर जब प्लेस करते हैं टंग के, तो ये कुछ प्रिकॉशन है कि मतलब ऐसे पे सवाल भी आ सकते हैं कुछ, और कैसे रखना होता है, तो ये सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मेडिकल थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट मोर अप्रोप्रिएटली जो वाटर थर्मोस्कोप कहा जाता था कंस्ट्रक्ट हुआ गैलीलियो गैली गैलीली और क्रीका सर का 1592 से 1593 के बीच। तो ये थर्मामीटर पे, तो अब ये क्लियर हो गया कि जो 5 का जो यहाँ पर सवाल में दे दिया था कि 5 डिवीजन बिटवीन टू बिग लाइन्स, तो 5 डिवीजन है तो 1 डिग्री का एक डिवीजन होता है 5 का, तो उसको डिवाइड कर दिया 5 में, तो 0.2 का एवरेज आया। और उसमें से दो बिग लाइन्स, तो दो बिग लाइन मतलब 0.2 के 2, तो हो जाएगा 0.4। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, सेफगार्ड ऑन सेल्फ। अब देखिए हमने आमतौर से पढ़ते आया था कि बारिश होती है या फिर तेज बारिश है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हो, तो क्या नहीं करना। तो हमने पढ़ा था कि कोई सी दरख्त के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें से क्या हो सकता है, इसमें देखिए सारी चीजें अवॉइड जो करना है ड्यूरिंग थंडर। कौन सा है? थर्ड आएगा, थर्ड आएगा। फर्स्ट आएंगे ना। हाँ, फर्स्ट उसका हमने देखे तो फर्स्ट आया था, तो थर्ड क्यों और फर्स्ट क्यों उसका बताना है, और फोर्थ क्यों नहीं ये भी देखना है। अच्छा, जो उसमें स्क्वाड वाला जो बताया हुआ है, देखिए दूसरे वाला स्क्वेटिंग लो ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है कि उकड़ू बैठना। देखिए इसमें लिखा है जमीन पर उकड़ू बैठना, तो लाइटनिंग वगैरह जब पास होंगी तो वो उकड़ू बैठने से, नीचे बैठने से लॉन्ग लॉन्ग चीजों पे इफेक्ट करती है। वो लॉन्ग चीजों पर जितने ऊंचाई के चीजें रहेंगी, तो वैसे ही इसमें देखिए छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना, तो छोटे पेड़ महफूज रहेंगे इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पेड़, तो उस वजह से फोर्थ वाला नहीं है। इसको हम थोड़ा डेफिनेशन में देखते हैं इसका। थंडरस्टॉर्म क्या होता है कि सबसे पहले तो एक लाउड नॉइज होती है जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से होती है। थंडरस्टॉर्म एयर करंट मूव होता है अपवार्ड में, ऊपर की जानिब में, वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउन होता है। और उसी तरह से अगर और कोई डेफिनेशन भी अगर देख ली जाए थंडरस्टॉर्म के बारे में, तब देखिए क्या करना और क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है एक पॉइंट, कि पीपल जो इंडोर होते हैं और उनको कोई शेल्टर नहीं है लाइटनिंग के लिए, तो बिल्डिंग बेस्ट है उनके शेल्टर के लिए। लेकिन अगर नो बिल्डिंग आर अवेलेबल, यू कैन फाइंड अ प्रोटेक्शन इन अ केव, कार में चले आओ, डिच कार में, हार्ड टॉप ऑटोमोबाइल और कैनियर। ट्रीज आर नॉट गुड कवर, ट्रीज गुड नहीं है सिंस टॉल ट्रीज अट्रैक्ट लाइटिंग। यहाँ पर क्या है, टॉल ट्रीज, सवाल में क्या दिया हुआ है, शॉर्ट ट्री, तो उस वजह से शॉर्ट ट्री वाला नहीं हुआ जो हम आमतौर से जो पढ़ते आते हैं पेड़ के नीचे। तो टॉल ट्रीज को देखिए, यहाँ पर एक और चीज है कि यू कांट फाइंड एनी शेल्टर, अवॉइड द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन एरिया, tallest object in area. If isolated trees are nearby, your best protection is to crouch in the open. तो ये सारा उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन, मतलब इसके थ्रू भी। तो इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि जब उसमें शॉर्ट ट्री का अगर जिक्र किया हुआ है, तो उस हिसाब से शॉर्ट ट्री लॉन्ग के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्ट ट्री एक हिसाब से थोड़े सेफ रहेंगे क्योंकि उसमें शॉर्ट इस्तेमाल किया है। अब उसी तरह से देखिए उसमें क्या क्या बताया हुआ है कि
डोंट टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री। देखिए यहाँ पर भी है, पहला क्यों नहीं हुआ, टॉल ट्री। एज लाइटनिंग स्ट्राइक्स द टॉल ऑब्जेक्ट, लाइटनिंग किस पे स्ट्राइक करती है, टॉल ऑब्जेक्ट पे। यूज अ मोबाइल फोन इंस्टेड ऑफ कॉर्डेड फोन, कॉर्डेड के अलावा में आप कर सकते हैं बोल रहा है वो, बिकॉज ट्रांसमिशन ऑफ करंट वायर में लीड टू शॉक, करंट जो है तो वायर से शॉक लग सकता है। टेक शेल्टर इनसाइड अ कार, लाइटनिंग विल ट्रेवल अलोंग मेटेलिक सरफेस। अब इस हिसाब से उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, एक्सप्लेन भी किया। ये देखिए लाइटनिंग रॉड है, वायर है, ग्राउंड पर भी जा सकता है। जो ये क्या था डेफिनेशन से, प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग में लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस लगाया जाता है। कंसिस्ट क्या होती है, मेटेलिक रॉड, टॉलर होती है बिल्डिंग से भी ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट बिल्डिंग को इफेक्ट कर लेगा, तो बिल्डिंग से ऊंचाई पे फिर उन्होंने टॉलर कर दिया रॉड को, वो इंस्टॉल होती है वॉल्स पर बिल्डिंग से। और एक क्या होता है कि एक रॉड उसमें केप्ट आउट इन द एयर अराउंड एंड अदर इज लोवर्ड इन, एक को क्या करते हैं, एक वायर को, एक ऊपर की जानिब है हवा में, और एक जो है तो देखिए वायर के थ्रू में नीचे ग्राउंड में दिया हुआ है। तब ये क्या करता है, लाइटनिंग प्रोटेक्ट कर रहा है सिस्टम। अब ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जैसे नौशाद ने दिया था जवाब, तो सेल्यूलर फोन, तो 3 करेक्ट था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न 1 करेक्ट है। ऑफिशियल आंसर की उसमें 3 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न 1 इज करेक्ट। तो वो 3 नहीं रहेगा, क्योंकि वायर का इस्तेमाल जो आ गया, तो वायर बहुत हार्मफुल होते हैं, शॉक लग सकता है उससे। तो इस तरह से उन्होंने कंफ्यूज करके बनाया था कि पॉजिटिव वे में, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। तो उस हिसाब से यहाँ पर टॉकिंग थ्रो वायर फोन बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज नहीं वायर्स का। और यहाँ पर शॉर्ट ट्रीज था, लॉन्ग ट्रीज, कंफ्यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका क्या जवाब है, वैक्यूम। फोर्थ आएगा, फोर्थ फोर्थ नहीं, फोर्थ। तो वैक्यूम सही जवाब। नेक्स्ट है, 4 ग्लास ग्लास सिलेंडर्स है, ये कल भी बहुत सारों को मतलब समझा नहीं था। तो 4 ग्लास सिलेंडर है, ए बी और सी डी सेम लेंथ के है। क्या लेंथ है उसकी, 25 सेंटीमीटर, और सेम डायमीटर है उनका, जो कि फिल किया गया वाटर से 20 सेंटीमीटर, मतलब देखिए 5 सेंटीमीटर थोड़ा खाली है। देन होल्स आर मेड इन ए में कितना होल किए, 5 सेंटीमीटर, बी में किए 8 सेंटीमीटर, सी में 10 और डी में 12 सेंटीमीटर। फॉर द बॉटम ऑफ ईच सिलेंडर में, अब इसमें से कौन सा सिलेंडर में पानी जो है तो ट्रेवल फास्ट करेगा, तो जितना बड़ा आप उसको होल करेंगे तो उतना स्लो हो जाएगा पानी, और जितना छोटा होल रहेगा उसमें तो वो उससे प्रेशर से वो फास्ट आएगा। तो 5 सेंटीमीटर वाला इस वजह से ए वाला जो है तो उसका आंसर आ रहा है। तो ये वाले में कंफ्यूजन था बहुत सारों को, तो ये वाला कंफ्यूजन क्लियर हुआ है अभी। कल मतलब मगरिब के टाइम के बाद में ली गई थी क्लास, तो वो फास्ट भी लेना था, और ये ऐसे लेंदी क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ गैजेट्स को उनके एपरेटस रिक्वायर्ड जो होते हैं कॉलम बी के हिसाब से उससे मैच करना था। पिन होल कैमरा, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, न्यूटन्स डिस्क, इसको मैच करना है। तो अब इसको मैच कैसे करेंगे, थोड़ा उसको समझते हुए हम करते हैं कि पिन होल कैमरा जो है तो सिंपल कैमरा है, बट डज नॉट हैव अ लेंस। पिन होल कैमरे में लेंस नहीं रहते। इट हैज अ स्मॉल होल एंड अ लाइट प्रूफ बॉक्स होता है उसके अंदर, स्मॉल होल को एक इनसाइड में, तो लाइट उसकी ऑब्जेक्ट की कैसे बनती है, थ्रू द एपरेचर, एंड इट प्रोजेक्ट्स द इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज जैसे यहाँ बताया जा रहा है, ट्री उल्टा दिख रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स। प्रिंसिपल कैसा होता है इसका वर्किंग का, इमेज जो है तो फॉर्म होती है डिस्प्ले रेक्टिलिनियर लाइट प्रोपोगेशन से, जो कि पिनहोल कैमरा में वर्क करता है। थेरी दैट लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन में जो मूव होती है। व्हेन शटर इज ओपन द लाइट illuminates thus forming the image on the film is placed on the back side of the paper, और पेपर के बैक साइड पे एक झलकती है। इसका यूज कैसा है, सर्विलेंस सिंस दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट,
सर्वेलियंस डिटेक्ट करने में अगर थोड़ी मुश्किल हो तो वहाँ सर्वेलियंस के तौर पर इस्तेमाल होता है डिटेक्ट कर। अब कैलिडोस्कोप है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टाइटल्ड होता है और ऑब्टेनिंग सिमेट्रिकल पैटर्न में आता है। तो ट्यूब कंसिस्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, वो कंटेन करता है कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास, रोटेट होता है ट्यूब तो हम सी सिमेट्रिकल इमेजेस देखते हैं। इसका वर्किंग का प्रिंसिपल कैसा है, लॉज रिफ्लेक्शन के हिसाब से है कि जब वाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट की, और इसका फुल फॉर्म है दैट फॉर्म इज बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलिडोस्कोप, और वो रिफ्लेक्ट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ब्यूटीफुल पैटर्न के लिए इस्तेमाल होता है, क्रिएटेड बाय कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप। अब देखिए पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ऑब्जर्वेशन का अराउंड एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ से हम देख रहे होते हैं और हम ऑब्जेक्ट किसको देख रहे हैं, लाइट रेस। ऑब्जेक्ट हैज बी सीन हियर अ ट्री, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया है ट्री को। ये प्रिवेंट करता है जनरली डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स पोजीशन। ये क्या करता है, परमिट करता है व्यू आउटसाइड ऑफ द व्हीकल विदाउट कटिंग द व्हीकर विजन, ओपनिंग इन द फ्रंट एंड साइड आर्मर प्रोटेक्टिंग द व्हीकल। पेरिस्कोप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये 45 डिग्री एंगल्स पर लाइट बाउंस होती है ऑब्जेक्ट के साथ। यूज कहाँ पर होता है इसका, सबमरीन में, जब सबमर्ज एट रिलेटिवली शैलो डेप्थ होता है, सर्च करने कुछ विजुअली फॉर नियर बाय टारगेट। तो इस इन आउट और वाटर। और न्यूटन की डिस्क, न्यूटन की डिस्क क्या है कि सेगमेंट से इसके अंदर रेनबो कलर्स में 7 कलर रेनबो के, रोटेटेड द कलर फेड टू व्हाइट। जब रोटेट करते तो कलर क्या होते हैं, फेड हो जाते हैं व्हाइट में। इन दिस डिस्क इसाक न्यूटन ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि जब लाइट एक कॉम्बिनेशन है 7 डिफरेंट कलर्स का रेनबो में, वर्किंग कहाँ पर होता है इसका, कलर डिस्क टू प्रूव व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। तो अब हिसाब से क्या जवाब आ रहा है इसका बताइए। पिन होल, अब हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ आ रहा है कि दिमाग में। न्यूटन की डिस्क पढ़ा हमने 7 कलर का, यहाँ पर कई 7 कलर है, देखिए फर्स्ट में मिल गया। सर्कुलर मतलब कोई भी एक चीज आपके दिमाग में आ जाना है तो उससे आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर डी का फर्स्ट आ रहा है तो डी का फर्स्ट कहाँ पर है, दूसरे में से, तो क्या दूसरा सही रहेगा। अगर आपको एक भी दिक्कत हो रहा है। हाँ तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। ए का हो गया फोर्थ, 2 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ट्रांसल्यूटेंट स्क्रीन। अब इससे याद रख लिए ट्रांसल्यूटेंट स्क्रीन जब रहेगा, और हिंदी में अगर पढ़ रहे हो तो भिन्न आकार के 2 डिब्बे एक पारभासी पर्दा, ये हो गया। अब उसके बाद में है बी का थर्ड, कैलिडोस्कोप। थर्ड, 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स होते हैं, सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट होता है, सम पीस ऑफ बैंगल और कार्डबोर्ड होता है ट्यूब में, और डिस्क। अब इसको हिंदी में पढ़ के देखते हैं। बी का थर्ड, 3 आयतकार दर्पण पट्टियां एक गोलकार समृद्ध दर्पण की तश्तरी, चूड़ियों के कुछ टुकड़े, चूड़ियों के टुकड़ों से और बैंगल से आप याद रख सकते हैं। गत्ते की ट्यूब और चिकरिका, तो चक्रिका में बहुरूपदर्शी, इसको क्या पढ़े, कैलिडोस्कोप। बैंगल एंड कार्डबोर्ड ट्यूब, बैंगल से याद रखिए चूड़ियों से। अब तीसरा है सी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में सेकंड है 2 प्लेन मिरर एंड हार्ड कार्डबोर्ड और बॉक्स। अब देखिए कार्डबोर्ड बहुत सारों में आ रहा है, फर्स्ट में भी देखिए कार्डबोर्ड था और थर्ड में भी कार्डबोर्ड था, तो वो आप उससे पहचान नहीं पाएंगे। 2 प्लेन मिरर, मिरर देखिए तीसरे में भी 3 रेक्टेंगुलर मिरर, हार्ड कार्डबोर्ड और बॉक्स, कैलिडोस्कोप। अब इसको हिंदी में हम देखते हैं पेरिस्कोप को, तो परिदर्शी, 2 सम्मिलित दर्पण और एक कठोर गत्ता डिब्बा। तो पढ़ने के लिए थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड कार्डबोर्ड, सर्कुलर कार्डबोर्ड आया था पहले में, और दूसरे में सम पीस ऑफ बैंगल एंड कार्डबोर्ड ट्यूब था। इसमें क्या है कि हार्ड कार्डबोर्ड और बॉक्स, 2 प्लेन मिरर, इससे पेरिस्कोप बनाना है। और न्यूटन्स की डिस्क से जो है तो ये सबसे 7 कलर जहाँ पर भी आ गया पेंटेड कार्डबोर्ड विद टॉप, सर्कुलर कार्डबोर्ड, क्योंकि सीडी दिमाग में रख सकते हैं आप, सीडी डीवीडी टाइप। नेक्स्ट देखते हैं विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस का क्या इसमें से काम नहीं है, कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है, तो क्या नहीं है,
not function of the nucleus and cell, to provide shape. फर्स्ट आएगा फर्स्ट. Fourth, allow movement of material between cytoplasm and inside of nucleus. चेक करते हैं उसका फर्स्ट है. फर्स्ट आएगा सर फर्स्ट. हाँ सर first एक है, मिनट not. क्वेश्चन पढ़ने दो सर. सर क्वेश्चन पढ़ने दो. हाँ पढ़िए. नॉट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस सेल में, तो प्रोवाइड करना शेप और रिजिडिटी टू सेल. इसको हिंदी में क्या कहा जा रहा है कि कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना. तो ये काम में नहीं आ रहा. बाकी को आप ऐसे पॉजिटिव में याद रखिए कि फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल आर टू ट्रांसफर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, to act as control center of activities of the cell, to allow the movement of material between the cytoplasm and inside of nucleus. तो ये तीनों भी इसके अंदर आएगा. जो नहीं रहेगा तो प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू सेल, ये रहेगा. सर ये इसका मतलब क्या है, ये प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी? रिजिडिटी मतलब क्या होता है कि इसमें रिजिड शेप प्रोवाइड करना. और रिजिड देखिए उसके अंदर भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है. रिजिड मतलब क्या होता है, ठोस से कुछ आता है. और क्या हो सकता है, उसको बेंड नहीं कर पाते, मतलब ठोस चीज होती है, मजबूती, लचकदार नहीं होती. हाँ सख्त ही बोल सकते हैं उसको, सख्त या मजबूती, रिजिड. तो प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, मतलब या तो उसको मजबूती प्रोवाइड करना और शेप आकार देना न्यूक्लियस का, तो वो उसका काम नहीं है. ट्रांसफर कर सकता है ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन्स में, ये कर सकता है वो. एक्ट कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, और अलाउ कर सकता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. कोशिका, ध्रुवीय और केंद्रिक के मध्य पदार्थों की गतिविधि करना. लेकिन उसको मजबूती, रिजिडिटी लाना और शेप देना, ये उसका काम नहीं है. इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन टू असेस डाइवर्जेंट थिंकिंग. अब डाइवर्जेंट थिंकिंग इन लर्नर ऑफ द टॉपिक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला कौन सा रहेगा. राइट 5 एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल. लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कोल. ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेशन. या फिर व्हाट वुड हैपन इफ ऑल पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फिनिश्ड अप. क्या हो सकता है. फोर्थ आएगा सर फोर्थ. फोर्थ उसका सही जवाब है, क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका क्वेश्चन नंबर 81. हाँ फोर्थ. व्हाट वुड हैपन, क्या हो जाएगा, तो डाइवर्जन आंसर्स आएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा. ये एक ही चीज है, लिस्ट करना, ड्रॉ कर देना, 5 चीजें बता देना एडवांटेज. तो ये डाइवर्जन आंसर मिलेंगे. क्रिएटिविटी का पार्ट है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक थ्योरीज. साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से क्या सही है. दे एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन. दे कैन मेक प्रेडिक्शंस अबाउट रिजल्ट्स ऑफ फ्यूचर ऑब्जर्वेशन. दे आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस. वंस प्रूवन अ थ्योरी कैन नॉट बी डिसअप्रूव्ड. अब क्या चीज इसमें से बता रहा है कि करेक्ट है. एक बार प्रूव करने पे थ्योरी डिसअप्रूव नहीं होगी. They are generalization of empirical observation. They can make prediction about result of future observation. तो कौन सा रहेगा. फर्स्ट आएगा सर इसका. फर्स्ट आएगा सर फर्स्ट. हाँ उसका फर्स्ट सही जवाब है कि दोनों रहेंगे. एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट की जब बात हो रही है, जब बच्चों से आप जवाब पूछते हैं फील्ड ट्रिप पर, तो वो प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते. लेकिन जो साइंटिस्ट है तो फ्यूचर के हिसाब से फ्यूचर ऑब्जर्वेशन पर एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, अनुमान. लेकिन जब बच्चों से सवाल पूछते, 2 चीजें याद रखना है दिमाग में. कभी भी फील्ड ट्रिप पर एक क्वेश्चन आता है कि फील्ड ट्रिप पर बच्चे क्या नहीं करेंगे, तो प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकते बच्चे. लेकिन साइंटिस्ट को जब पूछा जा रहा है तो वहाँ प्रेडिक्शन पॉजिटिव में आता है फ्यूचर ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि उनकी रिसर्च चल रही होती है. और एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन वो जनरलाइज एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन. एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो रहा है कि प्रयोगशील प्रयोगाश्रित अवलोकन के व्यापारीकरण है. तो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल का उर्दू में क्या रहेगा. इसमें नहीं आता ना सर. तजुर्बाती में आ रहा है वो. एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, तजुर्बाती मुशाहिदे, जनरलाइजेशन. तो ये बच्चों का मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी में तजुर्बाती मुशाहिदे
उस टाइम पे आएगा। ये साइंटिस्ट की जब बात कही जा रही है तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है। उनकी रिसर्च चल रही होती है और मुशाहिदे जो ऑलरेडी होते हैं तजुर्बाती, जनरलाइजेशन ऑफ, तो वो इसमें नहीं आएगा। वंस प्रूवन द थ्योरी कैन नॉट बी डिसअप्रूव। एक बार प्रूव होने पर डिसअप्रूव भी हो सकती है, तो इसको चैलेंज किया जाता है कि अगर एक साइंटिस्ट ने कुछ बताया था उसके बाद मॉडिफाई हो गया, वो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और उनकी रिसर्च कंटिन्यू होते रहती है, तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज़ रहेंगी। नेक्स्ट है टीचर गिव्स द फ्रेमवर्क टू स्टूडेंट ऑफ 7th। एक टीचर गिव्स द इंफॉर्मेशन टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। छठी क्लास के बच्चों को टीचर क्या कर रहा है कि टास्क दे रहा है, विजिट अ गार्डन और लोकल नर्सरी एंड First, आइडेंटिफाई sir. प्लेनेट हेल्दी। First. हाँ, तो हेल्दी और गिव रीजन ऑफ आइडेंटिफाइंग दोज प्लांट एज हेल्दी, व्हाट प्रोसेस स्किल आर प्रोमोटेड इन दिस। तब देखिए यहाँ फर्स्ट आएगा पर तो फर्स्ट। हाँ, प्रेडिक्शन नहीं रहेगा इसके अंदर। और ऑब्जर्विंग 83 का फर्स्ट है सही जवाब, ऑब्जर्विंग डिफाइनिंग ऑपरेशनल, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोजिटरी एक्टिविटी ऑफ टीचिंग साइंस। इसमें से क्या एक्सपोजिटरी एक्टिविटी नहीं है टीचिंग साइंस में? A teacher shows videos on habitat of various animals. A teacher demonstrates an experiment to show that a current carrying coil has a magnetic field around it. A teacher must provide a concept map to show the relationship between higher and lower order concepts. A teacher asks open-ended question and seeks explanation. Not an expository activity. व्याख्यात्मक प्रक्रिया कौन सी नहीं है? Second. उसका फोर्थ है कि टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड सीक एक्सप्लेनेशन। तो ये क्यों नहीं हुआ? सीक्स एक्सप्लेनेशंस। पहले तो यह देखना है कि एक्सपोजिटरी एक्टिविटी का मतलब क्या आ रहा है। नुमाइशी होता है एक्सपोजिटरी मतलब, तो नुमाइशी एक्टिविटी है सबसे पहले तो नुमाइशी सरगर्मी में ओपन एंडेड क्वेश्चंस का वहां पर रोल नहीं है। वीडियोस बता सकता है हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स, तो ये एक चीज याद रखना है कभी भी साइंस में। दूसरा क्या था कि टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सपेरिमेंट, शो दैट अ करंट कैरिंग कॉइल हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। टीचर प्रोवाइड करता है एक कॉन्सेप्ट मैप टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन हायर एंड लोअर ऑर्डर कॉन्सेप्ट। ये चीजें रहेंगी क्योंकि वहां पर क्या है, नुमाइशी सरगर्मी, तो नुमाइशी सरगर्मी में ओपन एंडेड नहीं आएगा साइंस की। और उसी तरह इसमें किसी को और कोई कंफ्यूजन है? सर साइंस के लिए और क्या करना? एक्सपेरिमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। ईवीएस में जैसे कि ऑब्जर्वेशन पे, मुशाहिदे पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और उसमें ईवीएस में निगेटिव में आता है एक्सपेरिमेंट ज्यादा। ऑप्शन फोर्थ राइट है इसका। फोर्थ राइट है। सर ओपन एंडेड क्वेश्चन तो करना चाहिए ना, ओपन एंडेड रहना चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं। तो इसमें क्या था कि एक्सपोजिटरी एक्टिविटी चल रही है, नुमाइशी सरगर्मी, तो ये क्या होती है, ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड होती है। इसको क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड, यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और ये मेथड क्या करता है, हेल्प करता है फोकस करने, अटेंशन लाने, लेआउट करने, इंफॉर्मेशन को जो हमें पता होता है उसको याद रखने। तो इसमें हमको ये याद रखना होता है कि जब भी टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन को सीख करता है तो उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आता है वो चीज़ें। और डाइवर्जेंट थिंकिंग की जब बात आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है। तो इस वजह से ही एक्सपोजिटरी एक्टिविटी ये जो चल रही होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जब बात आती है, कभी ऐसा भी सवाल आ सकता है कि विच इज नॉट इन दिस इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ एक्सपोजिटरी एक्टिविटी। तब उसमें आपको ये दे सकता है कभी कभार, जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आस्क करना, फिर उसी तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर ऐसे आ सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग,
जिसके अंदर से जो नहीं रहेंगी तो वो एक्सपोजिटरी एक्टिविटी फिर नहीं आएगा निगेटिव में, क्योंकि पैसिव चिल्ड्रन यहाँ पर क्या होते हैं एक्सपोजिटरी एक्टिविटी में, चिल्ड्रन पैसिव रेसिपिएंट नहीं होते इंफॉर्मेशन के, वहां पर एक्टिव होते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है नुमाइश में कि टीचर सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज मैनर में, तो उस वजह से उसकी डेफिनेशन क्या आती है एक्सपोजिटरी एक्टिविटी की, कि एक्सपोजिटरी एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी, ऐसा आप बना सकते हैं कि जिसमें के रेस्ट थ्री जस्ट टीचर इज जस्ट प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, टीचर वहां पर क्या करता है जस्ट प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज मैनर, ऑर्गेनाइज मैनर में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मुहैया करना, जहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं आता, इतना आपको याद रखना। और जब डाइवर्जेंट थिंकिंग का सवाल फिर पूछता है, जब यहाँ पर सवाल बदल जाएगा तो तब फिर वो ओपन एंडेड को आप ला सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले देखा व्हाट वुड हैपन इफ पेट्रोलियम इज नॉट, व्हाट वुड हैपन, तो डाइवर्जेंट आंसर वहां पर दे देना। इससे पहले हमने जो किया है ना अभी, तो उसका एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन टू असेस, जांचने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग लर्नर में टॉपिक। तो अब यहाँ डाइवर्जेंट का आ गया पेट्रोलियम, यहाँ पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जब रहेगा तो वो डाइवर्जेंट में रहेगा। और पैसिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जब टीचर प्रेजेंट कर रहा होता है तो सबको खामोश बैठ के बस वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है ज़्यादातर, तो उस वजह से वहाँ पर वो नहीं आएगा। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? हाँ ये था 84 वाला। 5 मिनट रह गए, 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है? जेंडर इक्विटी इन साइंस इम्प्लीकेट्स मेकिंग गर्ल्स एज गुड एज बॉयज इन साइंस। जेंडर इक्विटी इन साइंस implicates for both girls and boys. Gender equity in science aims at making science more attractive to girls. Gender equity in science aims at creating more single gender schools. अब इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट सर, फर्स्ट। बस जेंडर मतलब हक, इक्विटी मतलब हक साइंस में, वो बताता है कि गर्ल्स गुड है बॉयज से, तो ये स्टेरियोटाइप में आ गया। सेकंड है फिर सर, सेकंड है सर। बोथ इसमें बोथ दोनों गर्ल्स को हक एंड बॉयज। बराबर मिल रहा है, तो वो हिसाब से सेकंड वाला इसका सही जवाब है, सेकंड। नेक्स्ट है रीड करना है फॉलोइंग और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है कि चिल्ड्रंस आइडिया अबाउट साइंस कंटेंट आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक एंड मे नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट, मे बी कॉन्फ्लिक्ट, कि चिल्ड्रन के जो आइडिया रहते हैं विज्ञान की संकल्पनाओं के संदर्भ में बच्चों का विचार प्राय प्रकरण विशिष्ट होते हैं और विरोधाभासी हो सकते हैं। दूसरा है कि चिल्ड्रंस अल्टरनेटिव कंसेप्शन इन साइंस डेमोन्स्ट्रेट करता है लीनियर रीजनिंग फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। S1 करेक्ट है सिर्फ या S2 या फिर दोनों? बोथ है सर, बोथ S1 S2। बहुत करेक्ट, तो उसका सेकंड वाला है जो कि सिर्फ S2 करेक्ट है। 86 86 नहीं आया था, हाँ थर्ड है उसका बराबर। बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। तो आइडिया अबाउट साइंस कंटेंट ऑफन डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्टूडेंट पुट्स अ पिंच, एक चुटकी जो है तो वो हल्दी लेता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मार्क में ए और बी में, वो लिखता है इसमें स्टेटमेंट उसकी कॉपी में। तो पहला है कि सॉल्यूशन ए टर्न होता है रेड में और चेंज नहीं होता सॉल्यूशन बी में। और दूसरा है कि स्टेटमेंट सॉल्यूशन ए बेस है, सॉल्यूशन बी एसिड है, टर्मरिक कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट, फर्क इम्तियाज पहचानने बिटवीन एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? अच्छा इसमें हमको ये भी देखना था कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। सेकंड सर, S1 ऑब्जर्वेशन एंड S2 इन्फ्रेंस। सेकंड जवाब है सर इसका, पहले S1 ऑब्जर्वेशन, S2 इन्फ्रेंस। पहले ये बोलिए कि ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस में क्या फर्क है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था शायद इसी टॉपिक में फर्स्ट में।
ऑब्जर्वेशन कुछ चीज ऐसी होती है जो हम नोटिस करते हैं सेंसेस से, तज्जिया करने का ना, ऑब्जर्वेशन एंड तज्जिया। बराबर, देखना करना टच वगैरह ये सारा। जैसे कि आई हियर थंडर, ये क्या हो गया कि एक ऑब्जर्वेशन है, और इन्फ्रेंस क्या रहेगा कि कंक्लूजन पे पहुंचता है वो। हासिल एविडेंस, क्या होगा उसमें? हाँ एविडेंस क्या रहेगा उसका, रीजनिंग या पास्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारा रहेगा। जैसा बिकॉज आई हियर थंडर इट विल रेन, ये इन्फ्रेंस हो गया क्योंकि मैंने जो है तो थंडर सुना है, तो अब यहाँ बारिश होंगी, इन्फ्रेंस है। और आई हियर थंडर ये एक ऑब्जर्वेशन है सिर्फ। तो इसमें क्या हो रहा है, 87 का उसका हो रहा है सेकेंड। सेकेंड क्या है कि S1 एक ऑब्जर्वेशन है और S2 इन्फ्रेंस है। ये जो है तो ऑब्जर्वेशन था और उसका इन्फ्रेंस जो है तो कंक्लूजन ये बना। ये होने की वजह से ए टर्न रेड हो गया और बी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सोल्यूशन एक क्यू के बिकॉज कंक्लूजन इन्फ्रेंस में आता है। उसका रीजन क्योंकि ए बेस था और सोल्यूशन एसिड था। नेक्स्ट है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें क्या है, ज्यादातर सबसे सिंपल है कि व्हाट वुड हैपन, ऐसे सवाल जब आता है ज्यादातर क्या होगा, क्योंकि व्हाट वुड आता है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स, क्या होता है ऐसा है, और क्या होगा वुड लगता है उसके साथ। तो 88 का यहाँ पर क्या आ रहा है, फोर्थ, क्योंकि हमारे पास फोर्थ में वुड है। ये एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप। व्हाट डू वी सी ओनली, व्हाई डू वी सी, हम क्यों देखते हैं, वन फेस ऑफ मून, हम क्यों देखते हैं चांद से, तो इसके भी विविध आंसर हो सकते हैं। व्हाई डज द शेप ऑफ मून चेंज एवरी डे, क्यों शेप चेंज होता है, ये भी एक मतलब आता है क्रिएटिव आंसर में, मतलब ओपन एंड। ओपन एंडेड मतलब एक से ज्यादा उसके आंसर इसके निकलना भी है ना। इसके भी हो सकते हैं ना, हाँ मतलब इसका रीजन तो रहेगा, मतलब ये चैलेंजिंग है, लेकिन एक ही आंसर आ रहा है क्या होता है लूनर एक्लिप्स में, तो ऑथेंटिसिटी एक ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा अगर ये नहीं रहेगा, तो बच्चे डिफरेंट डाइवर्जेंट आंसर दे सकते हैं ओपन एंडेड। तो जिसको मतलब जैसा व्हाट वुड हैपन, जैसे इंग्लिश में आप ये याद रख सकते हैं क्या होगा, क्या होगा। नेक्स्ट है एक ही मिनट बचा है, दो क्वेश्चन को जल्दी कवर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन साइंस, असेसमेंट ऑफ लर्निंग साइंस में क्या है। सेकंड सर, सेकंड सेकंड। तो हाँ सेकेंड है उसका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। और उसके बाद में 90, ये असर्शन और रीजनिंग वाला, साइंस टीचर शुड डिस्कस सोशो साइंटिफिक टॉपिक इन क्लास। इसका देखिए